आप लोग का इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। अब लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स से पहले हम लोग एक बार ये जरूर जान लें कि अर्थशास्त्र क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक, अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र के लिए मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। ये तो मान लीजिए बुक लैंग्वेज थी। अब हम लोग अपनी देसी लैंग्वेज में बात करते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान। सामाजिक क्या होता है दोस्तों, जब हमारे आसपास के लोग या आसपास की जो भी मतलब सोसाइटी होती है उन सभी से वो चीज जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है, साइंस। हमारे आसपास के लोगों से हम कैसे ट्रीट करते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब चीजें किस में आती हैं, सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, कि क्या है, शाखा है, एक ब्रांच है अर्थशास्त्र जो हम लोगों को आपस में जोड़ के रख रहा है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन। उत्पादन मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन, पैदावार। जैसे किसान अपनी फसलों का उत्पादन करता है। वितरण क्या होता है, बांटना। किसान मान लीजिए गन्ना तो उगा लेता है पर अपने पास तो नहीं रखता, फिर वो क्या करता है, वितरण कर देता है, उसका बांट देता है। कहाँ बांट देता है, मान लीजिए किसी को बीज के रूप में दे देता है, कहीं पे बाहरी जूस वालों को दे देता है, या फिर मिल में चीनी बनाने के लिए दे देता है। विनिमय अब क्या है, उत्पादन और मतलब प्रोडक्शन और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बीच का। उपभोग क्या होता है, मतलब जो जैसे आप हैं, मैं हूं, किसान ने गन्ना तो उगा दिया, ठीक, अब वो मिल में चला गया, विनिमय हो गया। अब क्या है कि मिल के बाद क्या है, वो जब चीनी बन के निकला तो हम लोगों ने जो उसका उपयोग किया, क्या, उन सभी चीजों का जो अध्ययन किया जाता है, मतलब प्रोसीजर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे एंड होता है, ये सभी चीज किस में आती है, सामाजिक विज्ञान में। अब हम इसकी दूसरी एग्जाम्पल की बात करते हैं। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, मतलब क्या, यहाँ पे साइंस उसको बता दिया गया है, जो मानव व्यवहार का अध्ययन, उसकी आवश्यकताओं, इच्छा, जैसे कि इच्छा मैं अभी आपको बताता हूं, एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के मध्य संबंध का अध्ययन करता है। मतलब अब देखिए सिंपल लैंग्वेज में क्या है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो कि मानव मतलब मैं, आप या लोग, ठीक, उनके व्यवहार का अध्ययन, मतलब उनकी जो व्यवहार होती है ना, व्यवहार के अपने नेचर कह सकते हैं, ठीक है, उसकी आवश्यकताओं, जैसे कि आपकी इच्छा है घर की, पैसे की या फिर कार की, इन सभी चीजों को उपलब्ध करवाने वाले, मतलब जो भी हमारी जरूरत होती है, आपकी होगी, मेरी होगी, इन सभी जरूरत किस में आ जाती है, ए अर्थशास्त्र एक विज्ञान में। ठीक है, एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के मध्य संबंध का अध्ययन। देखिए आप सभी ने पढ़ा होगा 5वीं 6वीं कक्षा में, संसाधन क्या होते हैं, जो धरती के नीचे पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल एवं सोना, हीरा, ये सभी चीजें होती हैं। ठीक है, उन सब के लिए, जैसे कि किसी को अब सोने की आवश्यकता पड़ती है आभूषण बनाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, हीरे की आवश्यकता होती है सजावट के लिए, ठीक है, और या फिर कोयला पेट्रोल की आवश्यकता होती है हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, इन सभी चीजों का मतलब आपकी दोनों चीज में एक कहा गया है सामाजिक, जो कि हमें खाने पीने की चीजें चाहिए, और एक विज्ञान है जो कि हमें संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब ये देखिए, अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है धन का शास्त्र। किसका शास्त्र, धन का शास्त्र, अर्थात धन के अध्ययन के शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब जब हम पैसे के बारे में, रुपए के बारे में पढ़ते हैं तो
तो उस मेथड या उस विधि को क्या कहते हैं हम लोग? अर्थशास्त्र। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने शब्दों में दिया है। एडम स्मिथ के अनुसार धन के शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। अब देखिए, धन के शास्त्र से मतलब है कि धन से संबंधित जितने भी प्रकार के कार्य होंगे वह सभी किस में आएंगे? आपके अर्थशास्त्र में आएंगे। मार्शल के अनुसार, तो मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। मनुष्य के व्यवहार से हमारा मतलब है कि दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जिन भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है वह उसकी अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएंगी। ठीक। अब रॉबिन्स के अनुसार, रॉबिन्स ने मार्शल से मिलता जुलता हुआ ही अपना विचार प्रकट किया है, जैसे कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। विज्ञान से हमारा अभिप्राय है कि मनुष्य द्वारा रचना की गई हुई विधि, ठीक, जो मानव व्यवहार का अध्ययन उसकी आवश्यकताओं के अनुसार होती है। देखिए, अब यहाँ पे रॉबिन्स के कहने का मतलब है कि जो एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं या जो उसकी जरूरतें होती हैं वह किस में आती हैं? अर्थशास्त्र के विज्ञान में आती हैं। ठीक। अब यहाँ पे रॉबिन्स ने एक और तर्क दिया है जो उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के मध्य संबंध का अध्ययन करता है। देखिए, संसाधन क्या होते हैं? सौर ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला, भूमि इत्यादि। अब देखिए, जो धरती पे संसाधन उपलब्ध है और मनुष्य के बीच जो उसको प्रयोग करने वाला है, तो संसाधन जो सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल है इत्यादि को मनुष्य किस प्रकार उपयोग कर रहा है, इसके बीच का जो संबंध है ना, उसे किसके अंतर्गत लाया गया है? अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है। मार्शल की परिभाषा, तो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग मार्शल की क्या परिभाषा है, आइए पढ़ते हैं। मार्शल क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र मनुष्य जीवन की साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। मतलब अर्थशास्त्र क्या है? जो मनुष्य का जो जीवन है ना, उसके अंदर बाजार जो होता है, जो मार्केट है, उसकी क्रियाएं का क्या महत्व या उसका अध्ययन करता है। ठीक है, या क्या महत्व होता है, उसके बारे में क्या सोचता है, ये सभी चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्रियाओं का अध्ययन करता है। यह मनुष्य की उन व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जिसका भौतिक साधनों को प्राप्त करने से तथा उनके उपयोग से घनिष्ठ संबंध होता है। भौतिक साधन कौन से होते हैं, पहले ये बताइए। ये भौतिक साधन आपके फिजिकल रिसोर्स होते हैं। ठीक है, फिजिकल रिसोर्स होते हैं। ठीक है, कि उनको कैसे उपयोग करता है, ठीक है, या उनसे प्राप्त संतुष्टि उनके उपयोग के बाद। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल मान लीजिए, ठीक है, आपका एक भौतिक साधन भी इसको कह सकते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल लेने के बाद वो कितनी किलोमीटर की दूरी तय करता है या उससे वो कितना संतुष्ट है, ये सभी क्या है? अर्थशास्त्र के अंदर आता है। लास्ट एक लाइन है, जो मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। मानव कल्याण से होता है कि अगर कोई पेट्रोल ले रहा है तो कर देगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो वो क्या करेगी? लोक भलाई करेगी। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस और आर्ट। क्या अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान? ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको इतनी सरल भाषा में मैं समझाऊंगा ना कि आपको पल भर में ही याद हो जाएगा, चुटकियों में याद हो जाएगा। चलिए तो हम पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में। ठीक है, इकोनॉमिक्स एज ए साइंस क्या है? अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान से मतलब है हमारा कि हमारे आसपास की सोसाइटी, मतलब हमारे आसपास से जुड़ा हुआ। ठीक है, कौन सा है? सामाजिक। अर्थशास्त्र में वास्तविक तथ्यों के आधार पर सिद्धांत बनाए जाते हैं। मतलब एक्चुअल में जो घटनाएं घट चुकी होती हैं या जो रियलिटी होती है उन्हीं के ऊपर नियम कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है हमारा, यह मनुष्य के व्यवहार के प्रति अध्ययन भी होता है। यह मनुष्य के व्यवहार के प्रति अध्ययन भी होता है। मतलब जो मनुष्य की इच्छाएं होती हैं,
जो उसकी ज़रूरतें होती हैं उन सब का क्या होता है, इसमें अध्ययन किया जाता है, मतलब उसके बारे में पढ़ा लिखा जाता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य अधिकतम लाभ तथा समाज का अधिकतम कल्याण करना है। ठीक है दोस्तों, जो साइंस है एज ए इकोनॉमिक साइंस क्या करता है कि अधिकतम लाभ, मतलब आप लोगों ने बड़े बड़े कंपनियों में मूवीज में देखा होगा कि प्लानिंग मैनेजमेंट होती है, एचआर ऑफिस होता है, जो कि क्या करते हैं कंपनी को कैसे प्रोग्रेस किया जाए, उनको कैसे अधिकतम लाभ दिया जा सके, वो सब किस में आता है, आपके अर्थशास्त्र विज्ञान, इकोनॉमिक्स एज ए साइंस। ठीक है, और इसमें समाज का अधिकतम कल्याण करना होता है, जैसे कि आपके गवर्नमेंट सेक्टर हो गए कि सड़कें कैसे बनाई जाएं, पुल कैसे बनाई जाएं, ये सभी किस में आ जाते हैं, आपके इकोनॉमिक्स एज ए साइंस, अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में। अब देखिए एक इसका नियम होता है ना विज्ञान का कि मान लीजिए जब प्राइस बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, घटेगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए सोना है, अगर सोने का रेट बढ़ गया तो खरीदने वाले क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर मान लीजिए उसका प्राइस गिर गया नीचे की तरफ, ठीक है, तो उसको खरीदने वाले ज्यादा लोग हो जाएंगे। ये जो नियम है ना प्राइस का और डिमांड का, मांग की और कीमत का जो प्राइस है, ये क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जो कि उल्टा होता है एक दूसरे के प्रति। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र कला के रूप में, इकोनॉमिक्स एज ए आर्ट। ठीक है दोस्तों, तो कला का अर्थ है निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक तौर पर हम तत्वों का प्रयोग कर निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको सरल भाषा में आपको समझाऊंगा कि निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, मतलब जो आपके टारगेट होते हैं ना, उनको जब आप अचीव करना चाहते हैं तो व्यवहारिक तौर पर तथ्यों का प्रयोग कर निष्कर्ष निकालते हैं। मतलब अगर किसी बच्चे को क्लास में फर्स्ट आना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद ही ना उसका रिजल्ट आएगा, यही चीज होता है। देखिए इसका उदाहरण क्या है, जैसे हम मानते हैं कि देश में पूर्ण रोजगार होना चाहिए, मतलब सभी को रोजगार मिलना चाहिए, ठीक, या बेरोजगारी को समाप्त होनी चाहिए। ठीक है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग या नीति बनाई जाएगी वह अर्थशास्त्र कला कहलाती है। मतलब आपने टारगेट तो अचीव कर लिया, पर जब आप उस पे एक्शन लेंगे, जब आप उस पे एक्चुअल में एक्शन लेंगे, तब वो क्या कहलाएगी, अर्थशास्त्र कला कहलाती है। देखिए अर्थशास्त्र कला की अर्थव्यवस्थाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए नीति निर्माण करना होता है। ठीक है, मतलब जो भी अर्थशास्त्र के बीच में अर्थव्यवस्था के प्रति जो भी समस्याएं आएंगी, जो भी समस्याएं आएंगी उनको सॉल्व करने की कला को ही क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र कला कहा जाता है। उपभोग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए आप लोग कि उपभोग का अर्थ होता है कि जब भी हम किसी चीज का उपयोग कर रहे होते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी वस्तु का या किसी सेवा का उपयोग कर रहे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उस चीज को जब यूज कर रहे होते हैं तो उसे उपभोग कहते हैं। ठीक है, उपभोग का मीनिंग देख लीजिए आप लोग। उपभोग एक क्रिया है, मतलब एक प्रोसेस है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है, अगर मैंने पेंसिल यहाँ पे लेकर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख रहा हूँ, तो ये जो लिखना है वो क्या है, एक क्रिया है। ठीक, किसके द्वारा एक क्रिया चल रही है, कॉपी और पेन के द्वारा मैं कुछ भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसके द्वारा अपनी प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाता है। ठीक है, मतलब अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई ड्राइंग बनानी है, ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई ड्राइंग बनानी है, मैं ये ड्राइंग बना के खुश हूँ। मैं अगर ये ड्राइंग बना के खुश हूँ तो मैं किसकी विधि से ये ड्राइंग बना रहा हूँ, ये पेंसिल और कॉपी की वजह से। ठीक है, जब मैं इस कॉपी और पेंसिल का मैं यूज़ कर रहा हूँ तभी ना मेरी ड्राइंग बन रही है। या फिर अगर मुझे भूख लगती है तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं खाना
खाता हूँ, ठीक, खाना खाकर अपनी भूख को मिटाता हूँ, मतलब मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, ठीक है। तो वो जो खाना होता है उसको बनाने के लिए मान लीजिए उसको पकाना भी तो पड़ता है, पकाने से पहले उसको धोना भी पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों का जब मैं उपयोग करता हूँ तो क्या कहलाती है, एक क्रिया कहलाती है, एक उपभोग की क्रिया होती है, जिसके बाद मैं उस वस्तु या सेवा का उपयोग खुद के लिए करूँगा, ठीक है। और इसकी उपयोगिता मूल्य को उपभोक्ता द्वारा चुकाया जाता है। अगर मान लीजिए मैं जो उपभोक्ता हूँ अगर किसी भी वस्तु या सेवा का उपयोग करूँगा तो उसकी उपयोगिता मतलब जितना उसका मूल्य होगा उसको चुकाया भी तो जाएगा ना। वो किसके द्वारा चुकाया जाएगा, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे द्वारा ही चुकाया जाएगा। उपभोक्ता व्यवहार का अर्थ। अब देखिए उपभोक्ता होता कौन है, मैं, आप या खरीदने वाले लोग, ठीक। अब यहाँ पे वाल्टर तथा पॉल के अनुसार उपभोक्ता व्यवहार वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग यह निर्णय लेते हैं कि कौन सी वस्तु या सेवा कब, कहाँ से, किस प्रकार और तथा किससे खरीदनी है अथवा नहीं। देखिए अब उपभोक्ता तो मैं और आप हो गए, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है, यह निर्णय हम लोग डिसीजन ले रहे हैं कि हमें कौन सी वस्तु चाहिए या सेवा। सेवा से मतलब है कि जैसे हमें कौन से टीचर ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं या कौन से टीचर के पास कोचिंग करना अच्छा लगता है, ठीक है, जिसकी सर्विस, या मान लीजिए कई तरह के डॉक्टर होते हैं, ठीक है। किसी डॉक्टर के पास आप जल्दी ठीक हो जाते हो, किसी डॉक्टर की आपको दवाई सूट नहीं करती। तो वो जो डॉक्टर है ना पेशेंट को ठीक करता है उसे क्या कहते हैं, सेवा कहते हैं। वस्तु तो आप जिन्हें टेंजेबल गुड्स होते हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, ठीक है, और सर्विस को आप कभी छू नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए आपको मोबाइल फोन ही लेना है तो आप ये सोचते हो ना कि यार मैं कौन सा लूंगा, मतलब 4 GB वाला वेरिएंट लूंगा या 6 GB वाला वेरिएंट लूंगा। फिर उसमें आप ये भी देखते हो कि यार उसका कैमरा कैसा होना चाहिए। यदि मान लीजिए आप कोई कार लेने जाते हो, ठीक है, तो कार में भी आप यही देखते हो ना कि हमने कौन सी कार सस्ते में लेनी है, ठीक। सस्ते के बाद देखना है कि यार उसमें फीचर्स क्या है, ठीक। फीचर्स के बाद भी ये भी देखना होता है कि यार उसकी मजबूती कैसी है, ठीक है। और मजबूती इन सभी, और इसमें देखिए कार में क्या आती है, सर्विस। सर्विस क्या आती है, मान लीजिए आप सर्विस सेंटर पे लेके गए, आपकी कार में कोई प्रॉब्लम थी, अगर आपको सर्विस अच्छी मिलती है तो आप क्या करते हो, उसी कंपनी की कार लेना पसंद करते हो। या आपको मोबाइल फोन में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जिस भी कंपनी का मोबाइल होता है उस कंपनी में जाते हो, तो आपको अगर सर्विस अच्छी मिलती है, टाइम टू टाइम पीरियड आपका काम हो जाता है, तो आप क्या करते हो, उसी चीज को खरीदने के लिए अपनी इच्छा प्रकट करते हो, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, संतुष्टि की व्याख्या होती है, ठीक है, किसमें, उपभोक्ता व्यवहार में। देखिए यहाँ पे क्या है, यदि क्रेता को उत्पाद के उपभोग से संतुष्टि प्राप्त होती है तो वह पूर्ण उसी उत्पाद को खरीदने का प्रयास करता है। मैंने वही चीज बताई ना आपको कि यदि आप किसी भी चीज से संतुष्ट हो जाते हो एक बार, तो आप उसको हमेशा अपना ब्रांड बना लेते हो कि नहीं यार हमारे लिए ये सबसे अच्छा है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है, यदि उत्पाद का उपभोग करने के पश्चात उसे असंतुष्टि का अनुभव होता है तो वह उस उत्पाद को पूर्ण क्रय नहीं करने का निर्णय लेता है। मतलब मान लीजिए आपने कोई कार ले लिया, अब कार क्या है कि लेने के सिर्फ 1.5-2 महीने बाद ही धुआं देना शुरू कर दे, ठीक है, या उसके क्लच प्लेट खराब हो जाए, या एसी में कोई खराबी आ जाए, या उसके इंजन ज्यादा नॉइस करने लगे, आवाज करने लगे, ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करते हो, उस कंपनी को बाइकआउट कर देते हो। तो इसमें क्या कहा गया है, उपभोक्ता व्यवहार का अर्थ क्या होता है कि जो खरीदने वाले होते हैं वह किस वस्तु को खरीदना चाहते हैं, कब खरीदना चाहते हैं, किस कीमत पे खरीदना चाहते हैं और किससे खरीदना चाहते हैं। मतलब वस्तु क्या है, कंपनी क्या है, उसका प्राइस क्या है और कौन सा वो टाइम पीरियड है। जैसे कि कार्स होती हैं, आपको क्या है, अब नवंबर आ रहा है, फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, तो उस पे क्या है, धनतेरस के दिन कार आपको महंगी मिलेगी, बट एट द दिसंबर मंथ आपको कार पे भारी भरकम डिस्काउंट मिलने लगता है। क्यों मिलता है, क्योंकि उनका मॉडल पुराना होने वाला होता है। बाजार किसे कहते हैं, तो बाजार किसे कहते हैं, मार्केट क्या होती है। बाजार एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर किसी भी चीज़ का व्यापार होता है। बाजार में बेचने व खरीदने वाले जिन्हें क्रेता और विक्रेता दोनों ही होते हैं,
ताकि जो उन चीज़ों को खरीदना या बेचना चाहे उसे आसानी से ढूंढ सके। मतलब बाज़ार एक ऐसी जगह है जिसको खरीदना है या बेचना है वो दोनों ही वहाँ पे मौजूद होते हैं, ताकि किसी वस्तु को आसानी से ढूंढा जा सके। ठीक है दोस्तों, अब क्या है इसमें, अर्थात बाज़ार जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय व विक्रय होता है उसे बाज़ार कहते हैं। बाज़ार में जहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा तथा बेचा जाता है ऐसी जगहों को क्या कहते हैं, बाज़ार कहते हैं। अब यहाँ पे एक हम थ्योरी पढ़ेंगे। प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार बाज़ार शब्द का अर्थ उस स्थिति से लिया जाता है जिसमें एक वस्तु की मांग उस स्थान पर हो जहां उसे बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। जो जे.के. मेहता जी हैं उनके अनुसार बाज़ार में क्या होता है, किसी भी वस्तु की जो मांग होती है, जो उसकी डिमांड होती है, वो किस पे निर्भर करती है, उसके प्राइस पे निर्भर करती है कि यदि उसकी मांग के अनुसार उस वस्तु की कीमत है तभी उसे कोई खरीदेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बाज़ार था। बाज़ार किसे कहते हैं पूरा समझ आ जाएगा कि लॉ ऑफ डिमांड कहाँ किसे जाता है। तो आइए उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डिमांड होता क्या है। डिमांड से हमारा अभिप्राय है कि जब भी हमें अपने जीवन को जीने के लिए जिन वस्तुओं की भी आवश्यकता पड़ती है उन सभी चीज़ों की पूर्ति की विधि को क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। तो आइए उस मांग के नियम को पढ़ते हैं कि मांग का नियम होता क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स में मांग का नियम कहता है क्या, मांग का नियम कहता है कि सभी पहलुओं को बराबर रखते हुए किसी वस्तु की कीमत का गिरना उसकी मांग को बढ़ा देता है तथा किसी वस्तु की कीमत का उठना उसकी मांग को गिरा देता है। आइए हम इसे बहुत ही आसान शब्द में एक बार फिर से पढ़ते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है आपका, जो छोटे स्तर का इकोनॉमिक्स है, उसमें क्या कहा जाता है मांग को, कि सभी पहलुओं को बराबर रखते हुए, मतलब सभी तरह की कंडीशन सेम है, ठीक है, मतलब उतनी डिमांड है भी और उतनी डिमांड नहीं भी हो, या हमारी उतनी ज़रूरत है या उतनी ज़रूरत नहीं है, हम दोनों ही कंडीशन में सेम हैं। ठीक है, उस स्थिति में क्या होता है कि किसी वस्तु की कीमत का गिरना, मतलब मान लीजिए अभी शादी का माहौल नहीं है, ठीक, अभी शादियों का सीज़न नहीं है, तो क्या है, सोने का प्राइस यदि गिर जाता है तो उसे खरीदने वाले ज़्यादा लोग हो जाएंगे। यदि सोने का प्राइस बढ़ जाता है तो अभी तो ज़रूरत है नहीं ना, तो उसको क्या है, खरीदने वाले कम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह हम लोग एक बार चार्ट में भी देख लेते हैं कि जब कीमत 1 रुपये थी तो उसको डिमांड खरीदने वाले कितने थे, 5 थे। ठीक, जैसे ही कीमत 1 से बढ़ के 2 हुई तो खरीदने वाले कम हो गया, कितने हो गए, 1। और जैसे ही 2 से 3 की तरफ प्राइस गया वैसे ही डिमांड में भी कमी आ गई, और जैसे ही 3 से 4 महंगा हुआ, 4 रुपये तक गया, वैसे ही खरीदने वाले और कम हो गए, और जैसे ही 4 से 5 हुआ वैसे खरीदने वाला सिर्फ 1 रह गया। तो आइए इसका हम लोग एक बार ग्राफ भी देख लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा y और 0 है वो हमारा क्या है, प्राइस, कीमत है। ठीक, और जो y और x है ये हमारी क्या है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, मतलब ये हमारा मांग है। ठीक है, देखिए जब प्राइस 1 रुपये था, देखिए दोस्तों, जब प्राइस 1 रुपये था तो खरीदने वाले कितने हैं उसको, 5। यहाँ पे भी देख लीजिए, जब प्राइस 1 रुपये था तो खरीदने वाले कितने थे, 5। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही प्राइस 2 रुपये हुआ, 1 से बढ़ के 2 गया, वैसे ही खरीदने वाले क्या हो गए, 4 हो गए, और जैसे ही प्राइस 3 रुपये गया तो वैसे ही खरीदने वाले भी 3 हो गए, जैसे ही प्राइस और बढ़ा 4 रुपये, वैसे खरीदने वाले 2 हो गए। ठीक है दोस्तों, अब जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे खरीदने वाले कम हो जाएंगे। इस विधि को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसके खरीदार कम होते जाएंगे। अब देखिए, कुछ इसमें 2 चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखने वाली बातें होंगी। देखिए, जब कीमत और मांग एक समान हो जाए, मतलब बराबर हो जाए,
ना कीमत ज़्यादा है ना उससे मांग भी ज़्यादा है। तो यह कौन सी स्थिति आ जाती है आपकी, साम्य की, संतुलन की स्थिति आ जाती है। और दूसरी बात हमेशा ये जरूर याद रखना कि लॉ ऑफ डिमांड में, मांग के नियम में, जो ग्राफ है डिमांड का वो हमेशा स्लोप डाउन में होता है, नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। ये जरूर याद रखना ये दोनों बातें, कि जब प्राइस और डिमांड एक इक्वल हो जाए तो वो कौन सी है आपकी, संतुलन की स्थिति हो जाती है। और डिमांड कब, हमेशा नीचे की तरफ, स्लोप डाउन की तरफ गिरता हुआ प्रतीत होता है। लोच क्या है, इसके साथ जुड़े हुए जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। ये आपके 10 से 15 मार्क्स के बीच में होते हैं, चाहे आपका फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो और थर्ड ईयर हो, ये तीनों साल आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो प्लीज़ इसकी इंट्रोडक्शन आप ध्यान से समझिएगा कि जब अर्थशास्त्र के किसी एक भाग, मतलब किसी एक इकोनॉमिक वेरिएबल में कितना परिवर्तन होता है, ठीक है दोस्तों, किसी एक भाग में जिसका प्रभाव अन्य या दूसरे इकोनॉमिक वेरिएबल में देखने को मिलता है या मिलेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं ये इकोनॉमिक वेरिएबल, या इनको तत्व भी कह सकते हैं इनका, ठीक है दोस्तों। अब वो कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आपका प्राइस और डिमांड, दो चीज़ें हैं। मैंने एक बहुत ही सिंपल चार्ट बनाया है, आपको दिखने में अजीब लग रहा होगा पर जब आप इसको समझोगे तो चुटकियों में आपको समझ आ जाएगा। तो आइए हम लोग कोशिश करते हैं इसको समझने की। कि देखिए, अगर मान लीजिए प्राइस आपका 40% बढ़ जाता है, ऊपर की तरफ निशान है देखिएगा, बढ़ने का है, नीचे की तरफ घटने का है, तो ये आपका जब 40% आपका इंक्रीज हो जाता है प्राइस, तो आपकी डिमांड में कितनी कमी आती है, 25%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर प्राइस 40% बढ़ता है तो डिमांड कितनी कम होती है, 25%। अगर मान लीजिए प्राइस आपका 30% कम हो गया, प्राइस आपका 30% कम हो गया, तो आपकी डिमांड कितनी बढ़ जाएगी, 45%। अब देखिए, प्राइस 40% बढ़ा था तो 25% कम हुआ था, ठीक। अगर प्राइस 30% घट गया तो डिमांड 45% बढ़ गया। अब देखिए इनका रेशियो मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। अब देखिए, अगर मान लीजिए प्राइस 10% बढ़ा तो डिमांड 18% कम हो गई, ठीक है दोस्तों। अगर प्राइस 40% गिर गया, यहाँ पे 40% बढ़ा था तो डिमांड कितनी हुई थी, 25% गिरी थी। अब देखिए यहाँ पे 40 बढ़ने की जगह 40% गिर गया तो डिमांड कितनी बढ़ गई, 60%। डिमांड कितनी बढ़ी आपकी, 60%। ये देखिए, ये जो एक इकोनॉमिक वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो उसका प्रभाव दूसरे इकोनॉमिक वेरिएबल में कितना पड़ रहा है, ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि अगर 40% गिरेगा तो 60% बढ़ा है, और 40% बढ़ा है तो 25% गिरा है। ये चीज़ है एक दूसरे पे प्रभाव जो डालती हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। तो इसमें जो एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंट होता है वो देख लीजिए क्या होता है, कि चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस। मतलब ये दोनों वेरिएबल फैक्टर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, कि एक में चेंज होगा तो दूसरे में भी चेंज होना निश्चित है, ठीक है। बट यहाँ पे कई बार क्या होता है, स्थितियाँ एकदम सामान्य नहीं रहती। आइए हम लोग कैसे देखते हैं उसको। कि फर्स्ट पॉइंट है इसका, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक, तो स्थिर मांग। तो स्थिर मांग से जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि डिमांड अपनी जगह पे ही रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं डिमांड अपनी जगह पे है, पर प्राइस का लेवल क्या है, बदल रहा है। मतलब प्राइस अपने लेवल से पहले डिक्रीज हुआ, फिर उसके बाद इंक्रीज हुआ, आप देख सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है नमक। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नमक अगर सस्ता हो जाए, मतलब सस्ता नीचे की तरफ झुक जाए, तो भी हम लोग अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग ही उसे यूज़ करेंगे, या तो वो बढ़ जाए तो भी हम अपने उसे डिमांड के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, डिमांड स्थिर है, अपनी जगह पे ही है, जितनी डिमांड होनी चाहिए उतनी हमेशा बनी रहती है, और प्राइस बदलता रहता है। तो अब देखिए सेकेंड हमारा जो पॉइंट है उसमें क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। पहले क्या था, इन इलास्टिक, अब क्या है, इलास्टिक। तो लोचदार मांग, तो क्या है, लोचदार मांग। अब ठीक उसके उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है
कि आप लोग देख रहे हैं कि डिमांड अपनी जगह से बदल रहा है, ठीक है दोस्तों, पर प्राइस अपनी जगह पे ही बना हुआ है। और इसकी क्या एग्जांपल हम लोगों ने लिया है, दवाइयाँ। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर लोग आज 10 बीमार हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि कल भी 10 बीमार हो, ठीक है, कल को बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। तो उस हिसाब से प्राइस क्या होता है, अपनी जगह पे ही स्थिर रहता है, प्राइस नहीं बदलता, पर डिमांड बदलती रहती है। आइए इसका थर्ड पॉइंट जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब यहाँ पे क्या है, अपेक्षाकृत लोचदार मांग। तो आइए इसको अब डायग्राम देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अपेक्षाकृत मतलब कि जितना हमने सोचा था कि 5% अगर डाउन होता है तो कितना बढ़ेगा, तो वो हमारी सोच के अकॉर्डिंग 2 गुना बढ़ा। आप लोग देख सकते हैं डिमांड क्या है कि अगर 5% कम हुआ तो 10% बढ़ रहा है। तो ये क्या होती है, अपेक्षाकृत लोचदार मांग। अब ठीक इसके ओपोजिट क्या होता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, अपेक्षाकृत स्थिर मांग। तो यहाँ पे मांग थी वो लोचदार थी और यहाँ पे मांग क्या है, स्थिर है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस 10% गिरता है तो डिमांड में सिर्फ 5% ही चेंजेस आता है। तो डिमांड में सिर्फ 5% ही चेंजेस आता है। ये थी इसकी अपेक्षाकृत स्थिर मांग। और फिफ्थ पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है हमारा, क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी समसीमांक मांग, समसमान। तो इसमें क्या होता है कि जितना प्राइस डाउन होगा उतना ही डिमांड में चेंजेस आएगा, मतलब दोनों ही इक्वल रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पांचों पॉइंट बहुत ही आसानी से समझ आए होंगे। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि पहला क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में कि डिमांड आपका स्थिर रहता है, प्राइस आपकी चेंज होती रहती है। फिर क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि प्राइस आपका स्थिर रहता है और डिमांड आपकी चेंज होती रहती है। अब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि हम लोग जितना सोचते हैं, मतलब जितना प्राइस नीचे आएगा उससे कहीं ज़्यादा डिमांड बढ़ता है, ठीक है। अब उसके क्या अपेक्षाकृत स्थिर मांग में क्या होती है कि प्राइस ज़्यादा गिरता है पर डिमांड में कम चेंजेस आती है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं आपके लिए। और यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है कि जितना ही प्राइस गिरेगा उतना ही डिमांड में चेंज आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और हर साल लॉन्ग क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आता है और आपके 12 से 15 मार्क्स इसी पे डिपेंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझाने का भी तरीका समझ आया होगा। प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करना ना भूलें। थैंक यू।